everyone, welcome to the YouTube channel of KS Wala. As you all people know that we are discussing from last two lectures the background of 73rd and 74th Amendment Act. So हमने देखा उसमें कि जो different committees बनाई गई थी for the actual development of the Panchayati Raj institutions and the municipalities, we have been through those committees. जिसमें different committees देखी like this Balwant Rai Mehta committee, Ashok Mehta committee, LM Singhvi committee, या GVK Rao committee, all या Thangtan committee, Gadgil committee, all of the committees we have discussed. and जो उन committees ने recommendations दी, ठीक है, उन recommendations को देखने के बाद जो overall पंचायत का structure बनाया गया, जो फिर Constitution of India में लिखा गया, क्योंकि सारा मुद्दा क्या था, official status देना या constitutional status देना किनको, local government को. तो इसीलिए 1992 में जो एक्ट फिर इनकॉर्पोरेट किया आफ्टर द रिकमेंडेशंस ऑफ ऑल दोस कमिटीज, दैट वाज द 73rd अमेंडमेंट एक्ट. अब इस एक्ट ने किया क्या, इट एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, जहां पे वहीं के लोग इस गवर्नमेंट में होंगे, वही खुद अपने डिसीजंस लेंगे व्हाट दे नीड इन देयर दिस एरिया फॉर द सेक ऑफ डेवलपमेंट. अब इसको कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे जोड़ा गया, जो मैंने अमेंडमेंट की बात कर रहा है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट करना या कुछ चेंज करना वहां पे या कुछ नया जोड़ देना, ये सब क्या होता है, अमेंडमेंट टू दी कॉन्स्टिट्यूशन. तो इसने कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा ही होगा कुछ, क्योंकि कुछ नई चीज इनकॉर्पोरेट हो रही थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जाहिर सी बात है इसने कुछ जोड़ा ही. अब ये क्या जोड़ा, पार्ट जोड़ा, दैट वाज पार्ट 9th. पार्ट 9th जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो कहता है, इसने पार्ट 9 जो है ये ऐड किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. दैट मींस उस टाइम पे 8 पार्ट्स थे जिसमें डिफरेंट आर्टिकल्स लिखे थे. जैसे पार्ट 1 हम देखते हैं, आर्टिकल 1 to 4 है, आर्टिकल 1 2 3 4 वो पार्ट 1 है. फिर ऐसी पार्ट 2 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ फिर 5 6 7 8 9 10 11 तक पार्ट 2 है. ऐसी डिफरेंट पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है. तो उस टाइम पे जब ये 1992 में एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट, उस टाइम पे 8 पार्ट्स थे, तो 9th पार्ट जो है नया जुड़ गया इन द ईयर 1992. अब जब 9th पार्ट जुड़ गया तो इसमें कोई आर्टिकल भी जोड़ा होगा. जाहिर सी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल लिखे हैं, तो कोई आर्टिकल इसमें भी लिखा था. तो आर्टिकल जो जोड़ा गया दैट वाज आर्टिकल 243. ये साथ साथ आप नोट डाउन करते जाइए. जो भी आपको अभी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, जो मैं बाकी खुद डिक्टेट करूंगा वो आप लिखोगे ही, बट जो ये पॉइंट्स हैं ये आप खुद जोड़ते जाइए कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट जब आया, इसने पार्ट 9 जोड़ा किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसी पार्ट 9 के अंदर आर्टिकल 243. लेकिन 243 के सब क्लॉजेस जोड़े इसमें नहीं था 243 244 ऐसा कुछ नहीं था. इट वाज एक्चुअली आर्टिकल 243 ए से लेके आर्टिकल 243 ओ तक. ठीक है, these were the articles which were being incorporated into the Constitution of India in year 1992. आर्टिकल 243 पूरा 243 ही चलेगा. इनफैक्ट जो म्यूनसिपैलिटीज होगा इसके बाद जो 74th अमेंडमेंट एक्ट होगा, आर्टिकल सेम रहेगा, बट प्रोविजंस जैसे ए टू ओ, फिर ओ से आगे, फिर नेक्स्ट जो आर्टिकल्स होंगे वो ओ से आगे होंगे, लेकिन आर्टिकल सेम रहेगा, आर्टिकल 243. तो इसी सब को हम मिला के बोलते हैं पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम, जो भी आर्टिकल दिस अमेंडमेंट 73rd अमेंडमेंट ने लिखा है, दैट इज टर्म्ड एज पंचायती राज सिस्टम. तो अब इस अमेंडमेंट एक्ट ने वहीं से लिखा कि कैसे बनेंगे पंचायत. ठीक है, पंचायत जो है उनका कंपोजिशन क्या होगा, उसमें कौन कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, चेयरमैन कौन होंगे, इनका इलेक्शन कैसे होगा, टर्म क्या होगा, क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स क्या होगा, जो इसमें मेंबर्स आएंगे पंचायत में उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, उनकी फंक्शंस भी हम डिस्कस करेंगे. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द पार्ट 1, दैट इज पहले ही सबसे पहले जो ये पंचायत है अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 73rd, ठीक है, जो 1992 में आया, तो इसने क्या किया, इसने वही 3 टायर पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश किया. जो आपको याद होगा, जो पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी, जैसे उन्होंने कहा था जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और थर्ड जो था दैट वाज ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होगा. वही सेम पंचायती राज सिस्टम का स्ट्रक्चर 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने लिखा. फर्क ये थी जो अभी अमेंडमेंट एक्ट आया, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया, ये सब वैसे ही बनाएंगे. यहाँ पे भी चॉइस नहीं थी, एवरीवन हैज टू क्रिएट द पंचायत अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्योंकि इस बार कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था तो इट हैज स्ट्रॉन्ग बैकिंग. सो दैट इज वाई जो भी इस अमेंडमेंट एक्ट में लिखा गया अबाउट द पंचायत, तो वो सबको फॉलो करना जरूरी था. तो ऐसे जैसे इसने अब स्ट्रक्चर दिया, वही 3 टायर पंचायती राज सिस्टम एस्टैब्लिश करने की बात की. 3 टायर में कौन था, वही जिला परिषद,
जिला परिषद या यही होता था डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ये सेकेंड लेवल पे जो वाज पंचायत समिति, पंचायत समिति या इसी को कहते हैं ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत होता है या ब्लॉक पंचायत। और तीसरा ग्राम पंचायत, जो किस लेवल पे है, विलेज लेवल पे। तो ये 3 लेवल्स फिर से इस अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि इन्हीं 3 लेवल्स पे क्या बनेगी, पंचायत बनेगी। लेकिन इसी अमेंडमेंट एक्ट ने लिखा कि पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल जो बीच वाला लेवल है, दिस इज कॉल्ड एज पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। ये तभी बनेगा उन स्टेट्स में जहां पे पॉपुलेशन 20 लाख से कम नहीं होगी। यानी कि जो फॉर एग्जांपल इफ वी विल कंसिडर जे.एंड.के एज ए स्टेट, ठीक है, तो यहां पे 40 मान लो कि 50 लाख पॉपुलेशन है, तो दैट मीन्स हर डिस्ट्रिक्ट में ये वाला पंचायत भी बनेगा। लेकिन अगर ऐसा होता कि जे.एंड.के में पॉपुलेशन 15 लाख होती है, 15 लाख, तो जरूरी नहीं था डिस्ट्रिक्ट्स को ये वाला पंचायत बनाना। तो इसमें चॉइस रखी गई वो स्टेट्स जिनमें पॉपुलेशन एट लीस्ट 20 लाख होगी, ठीक है, 20 लाख होगी, तो वहां पे पंचायत समिति बनाना जरूरी बनता है। अदरवाइज देयर वाज अ चॉइस दैट स्टेट्स हैविंग पॉपुलेशन नॉट लेस देन 20 लाख, ठीक है, तो उनके पास उनको ये दिस लेवल बनाना है, ठीक है। तो इसके बाद हमने स्ट्रक्चर देखा कि क्या इस अमेंडमेंट एक्ट ने दिया कि किस किस लेवल पे पंचायत बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट इज कंपोजिशन। इन पंचायत में कौन, चाहे वो तीनों पंचायत की हम बात करेंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, इंटरमीडिएट हो, या जैसे हम ब्लॉक लेवल या पंचायत समिति कहते हैं, या जिला परिषद या डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, इन तीनों में कंपोजिशन क्या होगा। सो नेक्स्ट जो इसमें आता है इस अमेंडमेंट एक्ट में, दैट इज कंपोजिशन ऑफ पंचायत। कंपोजिशन ऑफ पंचायत। तो ये कंपोजिशन भी आप साथ साथ लिखते जाएंगे, क्योंकि जो भी आपको कह रहा हूं, इनफैक्ट इफ यू वांट टू राइट द जो स्ट्रक्चर था वो आपने लिखा होगा, ये स्ट्रक्चर 3 लेवल पे होगा। यू कैन ऐड वन मोर पॉइंट स्ट्रक्चर के नीचे लिख के दैट हाउएवर पंचायत, यू कैन ऐड दिस पॉइंट, हाउएवर पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल, however panchayats at intermediate level shall be formed only in the states having population not less than 20 lakhs, only in the states having population not less than 20 lakhs. तो after that we'll discuss the कंपोजिशन जो है पंचायत का, ये कैसे इसी अमेंडमेंट एक्ट ने बताया कि किस में कौन से मेंबर्स होंगे। सबसे पहले अगर हम बेसिक से शुरू करें, इफ आई विल से विलेज पंचायत, विलेज पंचायत, ठीक है। आप स्ट्रक्चर सेम इसी तरीके से बताएंगे, ये बनाएंगे, हम नीचे से ऊपर जाएंगे स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्योंकि टॉप लेवल पे क्या है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिसको हम जिला परिषद कहते हैं। जो विलेज पंचायत है या जिसको हमने ग्राम पंचायत कहा था, इसमें कौन कौन से लोग होंगे, इट विल बी हैविंग, एक तो इसमें आएंगे मेंबर्स, और होगा इसमें चेयरपर्सन, मेंबर्स एंड चेयरपर्सन। अब ये मेंबर्स, अब बात है जब कंपोजिशन की बात हमने की, मेंबर्स कहां से आएंगे, ये मेंबर्स खुद लोग चुनेंगे, यानी कि एक गांव के लोग, उन लोगों को कहते हैं ग्राम सभा। फॉर एग्जांपल मान लो कि 2-3 मोहल्ला आजादियर, ठीक है, जहां पे लोग रह रहे हैं, तो वो लोग जो सब है, जो अबव द एज ऑफ 18 है, जो वोट कर सकते हैं, तो वो लोग, उनको क्या बोलते हैं, ग्राम सभा। The people who are able to vote for the पंचायत elections, they are termed as ग्राम सभा। तो इनको कौन इलेक्ट करेगा, मेंबर्स को, वही ग्राम सभा, यानी कि लोग जो वहां पे वोट करेंगे, ग्राम सभा। इलेक्टेड बाय ग्राम सभा। किन की बात कर रहा हूं मैं, मेंबर्स की बात कर रहा हूं। इसके बाद जो चेयरपर्सन है, ये कैसे बनेगा, ये कैसे इलेक्ट होगा, इसके 2 तरीके बताए हैं किसने, इसी 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने। या तो ये डायरेक्टली इलेक्ट होगा या तो इनडायरेक्टली। लेकिन अब मतलब क्या है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट होना। डायरेक्टली का हमेशा मतलब है कि जब लोग सीधे वोट करते हैं उसे कहते हैं, जैसे यहाँ पे ये डायरेक्टली है, इट्स नॉट इनडायरेक्ट।
लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है, जहां पे वहीं से बताया गया हो कि कौन कौन से लोग वोट कर सकते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। तो इसके लिए दोनों चॉइसेस रखिए चेयरपर्सन के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट होगा तो दैट मींस वही वोट करेंगे, ग्राम सभा के लोग वही देखेंगे जो ये पंचायत एट विलेज लेवल इसका हेड कौन होगा, दैट विल बी द डायरेक्ट। जब लोग सिर्फ यही ग्राम सभा जब वोट करेगा उसे डायरेक्ट कहेंगे। लेकिन इनडायरेक्ट किसे कहेंगे, जब सिर्फ ये मेंबर्स आपस में चुनेंगे। फॉर एग्जांपल वही चोज 20 मेंबर्स फॉर द विलेज पंचायत, अब वो 20 लोग आपस में वोट करेंगे कि हम किसको चेयरपर्सन बनाएंगे, इसे कहेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि इसमें लोग सब इन्वॉल्व नहीं है, इसमें वही 20 मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे जो इलेक्शन करेंगे आपस में कि हु विल बी द चेयरपर्सन। दैट मींस यहां पे डिफाइंड लोग वोट कर रहे हैं फॉर द सेक ऑफ चेयरमैन, तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट। तो दोनों तरीके हैं, डायरेक्ट भी इनडायरेक्ट भी। लेकिन अब सवाल यह है कि कौन सा इलेक्शन होगा चेयरपर्सन के लिए, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, ये कौन बताएगा। ये इसी अमेंडमेंट एक्ट ने लिखा कि ये तरीका डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा इसको चुनने का, ये बताएगा वहां की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ J&K। J&K में जो दिस लेजिस्लेटिव असेंबली है वही बताएंगे कि विलेज पंचायत में चेयरपर्सन का इलेक्शन डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। अगर डायरेक्ट होगा दैट मींस यही ग्राम सभा वोट करेगा, डायरेक्ट इलेक्शन वही होगा। अगर इनडायरेक्ट बोला जाएगा दैट मींस जो ये मेंबर्स चुने गए थे यही मेंबर्स आपस में वोट करेंगे और चुनेंगे चेयरपर्सन को। दैट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द विलेज पंचायत। तो यहां पे आप लिख सकते हो इसी यहीं पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टू बी डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये असेंबली कौन सी होती है, जहां पे एमएलएस बैठते हैं, तो वही डिसाइड करेंगे कि विलेज पंचायत का जो चेयरपर्सन है क्या इसको डायरेक्टली चुना जाएगा या इनडायरेक्टली चुना जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है हमारे पास, जो इससे विलेज पंचायत से ऊपर लेवल है, वो कौन सी लेवल है, दैट विल बी पंचायत समिति। जो हम ब्लॉक लेवल पे पंचायत देखते थे उसे कहते थे पंचायत समिति। इसमें भी सेम यही कंपोजिशन है, एक तो मेंबर्स है प्लस चेयरपर्सन, मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन। ठीक है, तो यहां पे जो मेंबर्स है, ठीक है, कुछ मेंबर्स जो है वो डायरेक्टली उनको ग्राम सभा यानी कि वही सेम जो गांव के डिफरेंट, अब देखो ब्लॉक में जितने भी गांव आते हैं, ब्लॉक में मान लो 5-6 गांव या 10 गांव आ गए या 20 गांव भी आ सकते हैं, तो उन गांव के जो लोग हैं जो वोट कर सकते हैं उन 20 गांव को मिला के उसी को फिर से बोलेंगे हम वही ग्राम सभा। इसमें कुछ मेंबर्स आते हैं कैसे, डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ग्राम सभा, या तो इससे डायरेक्टली होता है, या जो चेयरपर्सन जो होते हैं किसके, विलेज पंचायत के, ये इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनते हैं। एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है, जब एक डेजिग्नेशन होने की वजह से आपको कोई और पोस्ट भी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो एक्स ऑफिशियो क्या है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। वो क्यों है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होने की वजह से वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है। ऐसे यहां पे जो ये चेयरपर्सन्स है विलेज पंचायत के, इस चेयरपर्सन होने की वजह से ये ब्लॉक पंचायत की क्या है, मेंबर्स भी है। ठीक है, ये सब जो है चेयरपर्सन जो विलेज पंचायत के होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं, और कुछ मेंबर्स यहां से डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, कहां से, ग्राम सभा से। फिर रही बात कौन, चेयरमैन, ये कैसे इस पंचायत समिति का बनेगा, ये हमेशा होगा इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या, इनडायरेक्टली ये खुद लिख रहा है कौन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस एक्ट में, कि जो ये चेयरपर्सन ऑफ पंचायत समिति है इसको कौन चुनेगा, ये लोग चुनेंगे आपस में, जितने भी मेंबर्स यहां पे होंगे वो आपस में इलेक्शन करेंगे, फिर चुनेंगे वो किसको, चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत समिति। दैट विल बी द कंपोजिशन ऑफ द सेकेंड लेवल पंचायत या इंटरमीडिएट पंचायत, दैट इज पंचायत समिति। इसके बाद जो थर्ड लेवल है दैट इज द जिला परिषद, जो हमारा फाइनल टॉप लेवल पे है, दैट इज जिला परिषद। जिला परिषद में भी सेम यही कंपोजिशन है, मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन। ठीक है, अब मेंबर्स जो है फिर से वही चीज होगी, दैट चेयरपर्सन जो
इस बॉडी के होंगे, पंचायत समिति के होंगे, वो तो पहली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स बनेंगे, जैसे नीचे वाले लेवल में हो गया, ये सब क्या होंगे, मेंबर्स ऑफ जिला परिषद। फिर से वही एक्स ऑफिशियो को मैं फिर से बता रहा हूं, मतलब जब ये चेयरपर्सन है, ये जो डेजिग्नेशन है, इसकी वजह से मेंबर बनना किसी और बॉडी का, इसे कहेंगे एक्स ऑफिशियो, यानी कि एक डेजिग्नेशन की होने की वजह से दूसरा कुछ पोजीशन मिलना। तो वैसे ही पंचायत समिति के जो चेयरपर्सन है, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ जिला परिषद है। या इसका दूसरा तरीका है, कुछ लोग डायरेक्टली इलेक्टेड, इसमें भी कुछ मेंबर्स आ सकते हैं डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ये भी एक तरीका है। या कुछ लोग डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और ये तो सिंपली एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ जिला परिषद होते हैं। तो फिर रही बात कौन, फिर से चेयरपर्सन, यहां पे फिर से चेयरपर्सन कैसे चूज किया जाएगा, इट विल बी चोजन इनडायरेक्टली, यानी कि फिर से यही मेंबर जो होंगे ये आपस में वोटिंग करेंगे और चुनेंगे अपने लिए चेयरपर्सन। तो ये सारा कंपोजिशन है स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक लेवल। वी सॉ द विलेज पंचायत जो है, विलेज पंचायत में क्या है, दैट मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन, मेंबर्स ग्राम सभा चुनती है और चेयरपर्सन ये डायरेक्ट भी हो सकता है इसका इलेक्शन, या इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट होगा तो यही ग्राम सभा वोट करेगा, इनडायरेक्ट होगा तो मेंबर्स आपस में वोट करेंगे और वो चुनेंगे किसको, चेयरपर्सन को। ऐसी फिर नेक्स्ट लेवल वाज पंचायत समिति, यहाँ पे जो मेंबर्स है और प्लस चेयरपर्सन, मेंबर्स या तो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ग्राम सभा फिर से होगा, और जो ये चेयरपर्सन है ये तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ पंचायत समिति होते ही होते हैं। और चेयरपर्सन यहाँ पे जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट लिख रहा है वो क्या लिख रहा है कि इनडायरेक्टली चुना जाएगा। दैट मीन्स जो मेंबर्स होंगे पंचायत समिति के वही इलेक्शन करेंगे आपस में, वही चुनेंगे चेयरपर्सन फॉर द पंचायत समिति। थर्ड लेवल में भी जिला परिषद, व्हाट इज देयर इन द जिला परिषद, फिर से मेंबर्स प्लस चेयरपर्सन है, यहां पे भी मेंबर्स या तो लोग चुनेंगे डायरेक्टली, और जो ये चेयरपर्सन होते हैं इंटरमीडिएट लेवल के, ये तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते ही है किसके, जिला परिषद के। और चेयरपर्सन जिला परिषद का भी कैसे चुना जाएगा, दैट विल बी चोजन इनडायरेक्टली। दैट इज how that this members and chairpersons are elected। या इसको हम कह सकते हैं ये कंपोजिशन है किसकी, कंपोजिशन ऑफ दी पंचायत्स। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है, अब जो आई होप कि आपने साथ साथ जो है ये लिखा होगा, ठीक है। एवरी प्रोविजन डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, मैं आपको यही स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं। आई विल नॉट डिक्टेट यू दिस पार्ट, क्योंकि हम यहीं पे समझ चुके हैं कि कैसे मेंबर्स और चेयरपर्सन्स इलेक्ट हो जाते हैं फॉर द सेक ऑफ दैट पंचायत आर डिफरेंट लेवल्स। तो इसके बाद नेक्स्ट जो है दैट विल बी द क्वालिफिकेशन। बट आज के लेक्चर में इतना ही मैं रखता हूँ। वी सॉ द कंपोजिशन ऑफ द पंचायत, दैट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की, एज वेल एज हम देखेंगे टर्म ऑफ पंचायत, इसी अमेंडमेंट यानी कि हिंदुस्तान के आईन में क्या लिखा है क्वालिफिकेशन के बारे में, क्या लिखा है फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, क्या लिखा है टर्म ऑफ पंचायत के बारे में। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड इन द बेसिक्स, दैट ऐड क्या किया और 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने, जहां पे मैंने आपसे ये कहा था कि आर्टिकल ऐड हो गया था, जहां पे पार्ट 9 ऐड हो गया था, उसी पार्ट 9 में आर्टिकल्स ऐड हो गए थे। तो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड हियर, व्हाट वाज एडेड इन दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो उसमें स्केड्यूल्स भी थे, एक तो कुछ आर्टिकल्स थे, ठीक है, और स्केड्यूल्स भी थे। तो जो इस टाइम पे 1992 के इस अमेंडमेंट एक्ट ने किया, वो क्या किया, स्केड्यूल जोड़ा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन वो कौन सा था, 11th शेड्यूल। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, जब वो सामने आया था, तो उसमें 8 शेड्यूल्स थे। फिर ऐसे ही 9th जुड़ गया, फिर 10th जुड़ गया, जिसमें डिफरेंट चीज़ें लिखी थी। यू कैन से दैट स्टडी दोज थिंग्स इन द इंडियन पॉलिटी। बट यहाँ पे जो शेड्यूल जोड़ा गया फॉर द सेक ऑफ पंचायत, वो कौन सा था, इट ऑल्सो एडेड शेड्यूल 11th। तो 11वां शेड्यूल जुड़ गया, जिसमें क्या लिखा एक्चुअली, फंक्शंस ऑफ द पंचायत्स। तो ये आप यहां पे ऐड करिएगा। एक तो पार्ट 9 जुड़ गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट से, उसके बाद आर्टिकल जुड़ गए उसी पार्ट में, दैट वाज आर्टिकल 243A से लेके 243O तक, ठीक है। तो और शेड्यूल 11th जुड़ गया इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। वी विल वंस अगेन डिस्कस शेड्यूल 11 जब हम फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ेंगे किसके, पंचायत के। तो तभी मैं आपसे फिर से बात करूंगा शेड्यूल 11 के बारे में, लेकिन जो बेसिक था दैट इट वाज एडेड, ठीक है। तो थैंक यू फॉर टुडे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।